नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारतीय रिफाइनर्स रशियन ऑयल के आयात को कम कर सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी रशियन ऑयल की खरीदारी को एडजस्ट कर रही है। सरकारी कंपनियां भी शिपमेंट को चेक कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने 19 अक्टूबर को दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और मोदी ने उनसे कहा है कि वे रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देंगे। ट्रंप ने रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस भी लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन के रूसी एलएनजी के आयात पर भी पूरी तरह बैन लगाने के बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया। वहीं ब्रिटेन ने भी दोनों कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका के इस सख्त कदम के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% से ज्यादा का उछाल आ गया। रिलायंस रशिया से भारत की कुल 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात का करीब आधा हिस्सा खरीदता है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों से अब इस कंपनी को अपनी तेल खरीद स्ट्रेटेजी पर दोबारा से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सीधे रूस की कंपनी रोजनेफ्ट से कच्चा तेल खरीद रही है। रूसी सेना के साथ कथित संबंधों के आरोप में यूरोपियन यूनियन ने जिन 45 संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है, उनमें भारत की भी 3 कंपनियां शामिल हैं। ईयू ने अपने 19वें प्रतिबंध पैकेज के तहत इन कंपनियों पर ये दंडात्मक कार्रवाई की है। ईयू की इस कार्रवाई पर भारत सरकार ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 3 भारतीय कंपनियों की पहचान एरोट्रस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री एंटरप्राइजेज के रूप में की गई है। यूरोपियन यूनियन के एक बयान में कहा गया है कि यूरोपीय परिषद ने 45 नई संस्थाओं की पहचान की है जो कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मानव रहित हवाई जहाज और अन्य उन्नत टेक्नोलॉजी की वस्तुओं पर निर्यात के प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं और रूस के सैन्य और औद्योगिक परिसरों का समर्थन कर रही हैं। बर्लिन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ग्रीन एनर्जी, न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा व्यापार और निवेश में भारत जर्मनी संबंधों को और मजबूत करने, ग्रीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के साथ ही रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट ईवीज और तकनीकी साझेदारी पर केंद्रित है। पीयूष गोयल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता भी गति पकड़ रही है और दोनों देश 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं। गोयल ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर जारी है और दोनों पक्ष एक निष्पक्ष बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की ओर काम कर रहे हैं। Dialogue with the United States of America. Our teams are engaged. We recently had the Commerce Secretary visit the US and he met with his counterparts. We continue to engage with them and talks are progressing. We hope to work towards a fair and equitable agreement in the near future. बढ़ती मांग और पॉलिसी रिफॉर्म्स के बीच चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी 6.7 से 6.9% की दर से बढ़ सकती है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही में इंडियन इकोनॉमी
7.8% बढ़ी। डेलॉइट इंडिया की भारत का आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में जीडीपी की वृद्धि दर भी 6.7 से 6.9% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में इसका औसत 6.8% है। ये डेलॉइट के पिछले अनुमान से 0.3% ज्यादा है। अगले साल भी इसी तरह की वृद्धि दर की उम्मीद है, लेकिन व्यापार और निवेश से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण विविधता का दायरा बना हुआ है। डेलॉइट जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान आरबीआई के अनुमान के ही अनुरूप है। डेलॉइट ने कहा है कि हालांकि ताज़ा नीतिगत प्रयासों से घरेलू कंजम्पशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अगला कदम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने पर ही निर्भर होगा, जो रोजगार, आय सृजन, एक्सपोर्ट और निवेश के चौराहे पर खड़ा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड फोलियो खोलने और पहली निवेश प्रक्रिया को मानकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स के फोलियो केवल नो योर क्लाइंट सत्यापन के बाद ही बनाए जाएं। अभी कुछ मामलों में फोलियो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के सत्यापन से पहले ही खोल दिए जाते हैं, जिससे बाद में ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अगर बाद में कोई विसंगति पाई जाती है तो फोलियो नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया जाता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को नए फोलियो में लेन देन करने, रिडेम्पशन राशि या डिविडेंड हासिल करने में कठिनाई होती है, जबकि एएमसी को संचार और भुगतान में बाधाएं आती हैं, जिससे बिना क्लेम वाली राशि बढ़ जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि एएमसी केवल केवाईसी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही फोलियो बनाएं। सेबी ने सभी स्टेक होल्डर्स को इन प्रस्तावों पर 14 नवंबर तक सुझाव देने को कहा है। सेबी ने एक और अहम फैसले में फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल को सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश और लेन देन करने से 2 साल के लिए कोई भी नया आदेश लेने से रोक दिया है। गलत जानकारी देने और अंडरराइटिंग सीमा सहित कई वायलेशंस के लिए इस कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने पाया कि फर्स्ट ओवरसीज 2018-19 से नेट वर्थ रिक्वायरमेंट्स का अनुपालन नहीं कर रही है। सेबी ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक इसका निरीक्षण किया था। देश के प्रोसेस्ड आलू प्रोडक्ट्स दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। इसका कारण इन देशों में स्नैक्स की बढ़ती मांग और गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस क्षेत्र के लिए तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास है। आलू का निर्यात 2024-25 में $6.3 करोड़ का हो गया है। ये सबसे तेजी से बढ़ती प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट कैटेगरी बन गई है। तो दूसरे प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्ट्स के निर्यात में आटा, स्टार्च, चिप्स और खाने के लिए तैयार प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियां बेहतर हैं, जिसमें मुद्रास्फीति में कमी, ऊर्जा कीमतों में गिरावट और वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेसेंट ने डिफ्लेक्शनरी ट्रेंड्स और प्रोजेक्टेड रिफंड्स के बारे में चर्चा की, जो टेक होम पे को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन जवाबों में मुख्य रूप से इन दावों पर सवाल उठाए गए, जिनमें उच्च जीवन लागत, $38 ट्रिलियन का राष्ट्रीय ऋण और धनवान लोगों के प्रति बायस होने का आरोप लगाया गया है। And they're good now. I think 2026, 2027 are going to be great years because, as you know, part of what's happening with the tax bill is the president's campaign promises, which he kept, on no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, and deductibility of auto loans for American cars. On the first three, working Americans have kept their withholding the same. And you might recall, I'm also the IRS commissioner, so I can see what's going on at the IRS. And I can tell you that in the first quarter of the year, we are going to see substantial tax refunds for working Americans. On January 1st, working Americans will reset their withholding levels, and they will have substantial real income increases. So that's a pretty good combination. You get a refund and your weekly, monthly earnings go up. And as you said, we're starting to see this affordability crisis. We've gotten it under control. The first thing to getting it under control was stopping the Biden inflation.
now that we've done that, we are able to, as you pointed out, energy prices are down. I think that housing prices are a lagging indicator, especially in rates. So I think we could see that the CPI numbers start coming down next month, the month after. अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।